बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की सबसे बड़ी तहसील कबीरवाला के छोटे से गांव मुबारकपुर में मौजूद हूं और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। राव सईद अहमद साहब, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, नेम प्लेट भी इस वक्त जो है पीछे अवेज़ा है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री है, राजपूत हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे राव सईद साहब से और ये आज हमें बताएंगे राजपूत हिस्ट्री मुकम्मल, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो इनके पोते हैं उस तक की हिस्ट्री। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपने कमेंट करके अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर करना। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा राव साहब, जो आपने इतनी मेहनत की है, एक पूरे जो है बैनर के ऊपर पूरा शजरा जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो आपके पोते हैं यहाँ तक आपने तहरीर किया है, इस पे कितनी मेहनत करनी पड़ी? इसमें ये बड़ा, सबसे पहले तो मवाद इकट्ठा करना होता है और दूसरा ये है कि जिस चीज़ को राइट के लिखना होता है, ब्लैक एंड वाइट में लेकर आना होता है, उससे बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसा ना उसके अंदर कोई बात गलत, जैसे कि अभी मिसाल हदीस शरीफ की मैं देता हूँ, अरे वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर बड़ी रिसर्च करने के बाद उसको नोट करते थे कि कोई आदमी गलत चीज़ बीच में ना शामिल कर दे। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने ये कोशिश की है कि बार बार उसको सुपर चेक किया है कि कोई ऐसी गलत बात इसमें ना आ जाए जिसके अंदर कुछ शुबहात पैदा हो जाए। उसके बाद नाजरीन, राव साहब की मैं बात काटता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, शजरा बहुत बड़ा है। तो चलते हैं शजरे की जानब और राव साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शजरा जो है वो हमें बताएं। ये जो शजरा आपके सामने है ये तूर राजपूतों का है। ये दरअसल लफ्ज़ तंवर है, TANWAR, लेकिन पुकारने में लोग ज़्यादातर इसको तूर ही कह देते हैं। और ये वो गोत है जिसकी दिल्ली पे लगातार 23 पुश्त हुकूमत रही है। 23 जनरेशन के बाद इस हुकूमत को किसी ने छीना नहीं है, कब्जे में नहीं लिया, बल्कि इनका भांजा भी था और दामाद भी था पृथ्वीराज चौहान, उसको ये उसमें तोहफा के तौर पे दे दी है, उसको डोनेट कर दी है। और उसके बाद फिर पृथ्वीराज का सिलसिला जारी रहा। आखिरी राजा अनंगपाल था जो कि 23 पुश्त के बाद बहुत बड़ा राजा था और उस बहुत बंदोबस्ती और आवाम की फलाह बहबूद में बहुत पेश रहता था। उसके बाद तूरों का, अब यहाँ मैं राजा ऋषि बर्मा से ये पहले भी निकल चुका है, लेकिन दूसरा मैंने लिंक अप नहीं किया, मैंने बनाकर रखा हुआ है। ये जो राजा ऋषि बर्मा है ये तो दरअसल ये रूस की जो रियासतें हैं जो अभी आज़ाद हुई हैं, इन रियासतों में से माइग्रेट करके वो यहाँ आया था, लेकिन दरअसल ये रूस के नहीं है। ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक याकूब अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम ऐस था, जो कि नबी नहीं हुआ, या वहाँ से उसके बाद उसने शिफ्ट किया है और उस इलाके को छोड़कर वो इसमें ये जो मशरक़ी उसकी रियासतें हैं रूस की, इन रियासतों के अंदर आ गया है। अज़बकिस्तान वगैरह है, चिचनिया है, यहाँ से फिर ये शिफ्ट होकर इस हिंदुस्तान के अंदर आ गए हैं। हिंदुस्तान के अंदर आते ही इन्होंने ऐसा काम किया है कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक हिस्से में वो लोग थे जिनको कि हुकूमत का सब निज़ाम सौंप दिया गया, जिसकी औलाद राजपूत कहलाई, वो हुकूमती मामलात को टैकल करते थे। कुछ आदमियों को खेती बाड़ी का सिलसिला सौंप दिया, अगर खाने पीने के लिए भी चाहिए, उनकी औलाद जाट कहलवाई, जो आज के लिए चिम्मे, चट्ठे, मान, विरक, मल्ली वगैरह हैं, वो पंजाबी स्पीकिंग है और जाट एक अलग कल्चर है, लेकिन ये भी उनकी औलाद है। कुछ लोगों को ये असाइन किया कि आपने तिजारत वगैरह का, दुकानदारी का, उनकी औलाद बनिया कहलवाई है, और वाकई वो तिजारत के बड़े माहिर होते थे और वो तमाम तिजारत का। कुछ लोगों को मजहबी मामलात, जैसे मुसलमानों में सैयद को हम सौंप देते हैं, तो उनकी औलाद ब्राह्मण कहलवाई, जिनको कहा कि आपने मजहबी मामलात को टैकल करना है और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी औलाद ब्राह्मण कहलाए। बाकी कुछ लोग जो थे, जो वहाँ के बाशिंदे थे हिंदुस्तान की असल, उनको फिर शूद्र के तौर पे, जैसे चूड़े हैं, चुमार हैं, या छोटी छोटी कौमें हैं, लोहार है, तिरखान है, ज़रूरत के मुताबिक उनको भी साथ अपने रखा है। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। यहाँ जो हिंदुस्तान में पहला आया था वो राजा ऋषि बर्मा था। ये तकरीबन 2000 कबल मसीह में यहाँ आए। 2000 कबल मसीह में आने के बाद फिर इनका यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तकरीबन 100, इससे पिछला तो अलग है, वो वालियम आपको बाद में दिखाऊंगा। इस वालियम के अंदर आखिरी जो बच्चा, उसका नाम
आरम सुहेल है, जो उसकी 2 साल उम्र है। वो तकरीबन 100 पुश्त के बाद, ये राजा ऋषि वर्मा से सबसे जो छोटी पुश्त है वो आरम सुहेल है, मुल्तान में सेटल है, और वो मेरे पोते का पोता है, यानी मुझसे वो छठे नंबर पे है। ये भी लुत्फ की बात है कि मेरी तकरीबन 80 साल उम्र है और मेरा पोता रव तारिक है, और रव तारिक का पोता आगे आरम सुहेल है। इसका मतलब 6 पुश्तें अभी खुदा के फजल से अलाइव हैं, जिंदा है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। ये जितने भी हैं, ये इसका सबसे पहले इसका बेटा राजा सोमचंद्रमान हुआ, उसके बाद राजा उत्तरी हुआ, राजा सोमचंद्रमान, उसके बाद राजा बुध हुआ, उसके बाद ये राजा पोहब, फिर राजा पोहब की औलाद फिर आगे चलती गई। ये यहाँ से ये सारी राजा पोहब चला आया, ये हो गया, राजा भरत हो गया, राजा बसदेव हो गया, उसके बाद इसी तरह राजा मीर हो गया, राजा मीरस हो गया, राजा मान हो गया, हत्ता कि इसी तरह चलते जाएंगे। उसके बाद एक राजा आता है जी, राजा हठ। इसने बिक्रमी 5 में दिल्ली को आबाद किया था। बिक्रमी 5 तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत पे कायम थे उस वक्त दिल्ली को राजे हठ ने, और इस दिल्ली का नाम गढ़ हथना था, इसका नाम दिल्ली उस वक्त नहीं था। इसको दिल्ली शहर को उसने आबाद किया है। और उसके बाद राजा आनंदपाल तक तकरीबन 23-24 पुस्तक दिल्ली के ऊपर इन्हीं तूरों की हुकूमत रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत इन्होंने की है। उसके बाद फिर चलते चलते ये राजा तैमपाल है, राजा अजलंग है, हत्ता कि फिर राजा अनंगपाल पे आ गया। उसके बाद जो मेरा पर्टिकुलर जो गांव है बलियाली, वो जो है वो आकर यहाँ शुरू हो जाता है। ये जो 3 गोत आपको जो बताते हैं, जाटू और ये सतरावला और रागू, यानी इस तूर के यहाँ आने के बाद 3 मजीद गोत हो गए हैं। जो जीत सिंह था उसकी औलाद जाटू कहलाई, जो सीत सिंह था उसकी औलाद सतरावला कहलाई, और एक रागू के सिर्फ 3 ही गांव थे, जो कि मतलब इसका ज्यादा इजाफा इसकी आबादी में नहीं हुआ है। एक रतेहरा, एक लोहारी और एक खैनग, ये 3 गांव थे। बाकी जाटुओं के 1444 गांव थे। इस तरह सतरावलों के भी कुछ सैकड़ों गांव थे, है उसी तूर का हिस्सा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब ज्यादा वसी हो गया इनका दायरा कार, तादाद इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर ये मजीद छोटे छोटे सब गोत यहाँ शुरू हो गए हैं। उसके बाद ये राजा साड़ हो गया, राजा साड़ के बाद फिर ये राजा पदबा हो गया, उसके बाद फिर ये बलियाई गांव की तरफ ये राजा रतनपाल है। इसके आगे 3 बेटे हुए, एक राजा बाम जिसकी बलियाई गांव है, एक राजा नीम जिसने बिहानी आबाद किया, आजकल बिहानी जिला है, और एक राजा बुआनी था, वो आजकल तहसील है। ये 3 बेटे राजा रतनपाल के हुए, ये भी जाटू तूर राजपूत थे। फिर राजा बाम से अगर हम देखें तो फिर ये राजा, इसका राजा माना हुआ, और एक राजा कामा और एक राजा बींजा। अब ये जो राजा बींजा है ये मुसलमान हुआ है। ये जो राजा कामा है ये अभी तक हिंदुस्तान में है, इसकी उसमें इजाफा नहीं हुआ पॉपुलेशन में। जिस वक्त हम वहां से आए हैं बड़ी मुश्किल से इसके 50 घर थे, जबकि मुसलमान राजपूतों के तकरीबन 3,000 घर थे। तो इसका खुदा जाने इजाफा नहीं हुआ। एक तो ये है कि हिंदू मजहब में अगर आप पहले दिन रड़वा हो गए हैं तो आपकी फिर शादी नहीं होगी, या एक बच्ची है वो पहले ही दूसरे दिन अगर वो बेवा हो गई है उसकी दोबारा शादी नहीं होगी। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है, हम 2 बीवियां रख सकते हैं, या एक को औलाद नहीं हो रही है, फर्टिलाइजिंग नहीं है, दूसरी से शादी कर सकते हैं। जी हाँ, तो फिर वो आज तक वहाँ पे आबाद है। उसके बाद फिर ये आगे चलते चलते यहाँ बलियाई गांव तकरीबन 8-10 जगहों के ऊपर आबाद है। सबसे ज्यादा इसकी आबादी जिला पाकपट्टन में है। जिला पाकपट्टन के अंदर चक बेदी है, इसमें बहुत बड़ी हमारा हजारा पाना है। उसके बाद एक है कोट मान सिंह है, उसके बाद 25 चक है, करतारपुर है, नानकसर है, उसके बाद गुरु चक है। ये तमाम के तमाम बहुत बड़े बड़े गांव ये पाकपट्टन के अंदर आबाद हैं। उसके अलावा जिस जगह आप खड़े हुए हैं यहाँ 100 घर बलियारी के हैं, इसको मोहल्ला जस्सा कहा जाता है, जस्सा की हम औलाद हैं, यहाँ हमारे 100 घर हैं। इसके अलावा 100 घर बिहारी शहर के अंदर हैं, जो कि बाबा चूड़ होता था उसकी औलाद हैं। ये चूड़ से मुराद ये है कि वो नाम रख देते थे चूड़ सिंह वगैरह, है तो राजपूत ही हैं। उसके अलावा उकाड़ा के 2 चक है, उसके अंदर हमारी तकरीबन 200 घर आबाद हैं। उसके अलावा जो बलियाली से उठ कर जो दूसरे गांव आबाद हुए थे
वो मैं आपके गोश गुजार कर सकता हूँ। 7-8 गांव ऐसे थे जो यहाँ से बलियारी से निकलकर उन्होंने अलग गांव बना लिया था। एक छोटी दांग थी, वो बलियारी से निकलकर आबाद हुई है। बड़ी दांग बलियारी से निकलकर एक गांव बना है। उसके अलावा एक सुई गांव था, आजकल यहाँ तरगढ़ में बस्ती मलूक के पास बैठे हुए हैं, वो आबाद हुआ है। उसके बाद एक अलखपुरा गांव था, वो बाबा नथु ने आबाद किया था, बाबा नथु की औलाद हैं। उसके अलावा फिर एक नारनौद गांव था इधर कश्मीर वाली साइड के ऊपर, उसके अंदर वो नारनौद गांव भी यहाँ से उजड़ के लोग गए हैं, उन्होंने बलियारी का वो भी एक हिस्सा था। अतः कि इससे कोई 8-10 गांव ऐसे हैं जो कि बाहर जाके बसे हैं। इसके बावजूद भी 3000 घराने उस वक्त थे जब पार्टीशन था, और अगर अभी काउंट किया जाए तो मेरा ख्याल है ये कोई 50-60 घराने इसके हो गए होंगे। उसके बाद जनाब इसमें बलियारी के कई एक कारनामे हैं जो कि बड़े नुमाया हैं। एक तो पार्टीशन के वक्त इसने पनाह दी थी तमाम छोटे छोटे गांवों को, ताकि उस पर हिंदू वगैरह हमला करके उनको जान से न मार डालें, उनको वहाँ पनाह दी है। और वो गांव उसके अंदर जब तक उनको एविक्मेट या वहाँ से इनखला उनका नहीं हो गया है, उस वक्त तक वो गांव यहाँ आबाद रहे हैं और इनकी पनाह में रहे हैं। और जब आर्मी आई है टैंक वगैरह लेके बलियारी के पास, आम आदमी तो फौज नहीं आती थी, तो फिर हमारे कैप्टन मलिक मोहम्मद साहब थे, उन्हें आर्मी से बात की है। उनका जी हम चले तो जाएंगे, आपके टैंकों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा एक मुतालबा है। उन्होंने क्या मुतालबा है? उन्होंने कहा जी ये जो छोटे छोटे गांव जिन्होंने पनाह ली हुई है हमारे पास, उनको पहले यहाँ से हमारे सामने पहले पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, उसके बाद हम आज खुद चले जाएंगे। हत्ता कि जितने छोटे छोटे गाँव मैंने पहले आपको गिनाए हैं, सुई है, अलखपुरा है, छोटी दांग है, बड़ी दांग है, ये सारे छोटे छोटे गाँवों को पहले एविक्वेट किया है, वहाँ से इनखला करके फिर 2 ट्रेन बलियारी के लिए बुआनी खेड़ा स्टेशन पे लग गई हैं शाम के 4 और 5 बजे के दरमियान। और फिर पूरा का पूरा गांव वहाँ से शिफ्ट होकर ये जाखड़ लाइन, बठिंडा वाली लाइन होकर यहाँ हेड सुलेमान आ गया, और वहाँ एक मिकलाउडगंज स्टेशन है, इसको भोले वाली मंडी कहते हैं, उसके अंदर आके इन्होंने अपना कैंप लगाया है। ये जिस जिला से हमारा ताल्लुक है, जिला हिसार था, इसकी 7 तहसीलें थी, और ये हमारे पाकिस्तान में मुल्तान की 7 तहसीलें थी, और ये दोनों बहुत बड़े जिले तस्वर किए जाते थे। इन दोनों जिलों की लंबाई 250 किलोमीटर थी, हिसार की भिवानी से लेकर बठिंडा तक, और इस मुल्तान की इकबाल नगर से लेकर लोधरा तक ये तकरीबन 12-13 रेलवे स्टेशन है, इसकी लंबाई भी 250 किलोमीटर है। ये उस मुल्तान की बात कर रहा हूँ जो सेपरेट होने से पहले था, खानेवाल, विहाड़ी या लोधरा इससे नहीं निकले थे। अभी तो उसके भी कई जिले बन गए हैं, जिला सरसा बन गया, जिला भिवानी बन गया है। बहर ये बहुत बड़ा जिला था, 7 तहसीलें थी, और 7 ही तहसीलें जिला मुल्तान में। उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होके वो 22 दिन हम उस भोले वाली मंडी के अंदर रहे हैं। उसके बाद फिर ट्रेन आ गई है, पूरा का पूरा हमारा बलियारी गांव दुनियापुर में आ गया। दुनियापुर में चूंकि वो कस्बा तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो बलियारी के मुकाबले में तो नहीं था, बिल्कुल चरपाई के साथ चरपाई, बड़े तंगी के साथ लोग वहाँ रह रहे थे। कोई नए प्लाट वगैरह का तो उस वक्त हिम्मत ही नहीं थी कि कोई टाउन वगैरह बनाए। अभी तो तहसील बन गई है, बड़े टाउन अवेलेबल हैं। और वहाँ से फिर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ से अब हम कूच करते हैं किसी खुली फिजा में जाने के लिए। लेकिन उसमें हमें 2 नुकसान हुए हैं। एक नुकसान तो ये हुआ है कि वहाँ 5 यूनिटों का किला मिला है, यहाँ हमें 52 यूनिटों का एकड़ मिला। अच्छा, 52 यूनिटों का मतलब ये है कि तकरीबन जिसका 1 एकड़ था उसके को 5.25 एकड़ रकबा वहाँ बनना था, यानी 5 गुना तकरीबन हमें ज़मीन का नुकसान हुआ। दूसरा, दुनियापुर की ज़मीन आप बेहतर जानते हैं कि वो नई ज़मीन है और पैदावारी के लिहाज से भी दूसरे इलाकों से बहुत आगे। लेकिन चूंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया, बुजुर्ग थे, उनका भाई यहाँ हम नहीं रहते हैं। कुछ ये था कि वहाँ थाना तहसील वगैरह है, लोग पहले चोरी वोरी भी, हिंदुओं के मवेशी वगैरह भी चोरी करते थे हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा यहाँ तो थाना तहसील है, पकड़ दकड़ होगी, चलो कहीं ऐसी जगह पे चलते हैं जो कि खुला। फिर वो ज़्यादातर लोग 80% तो ज़िला पाकपट्टन में चले गए हैं, जिन गाँव के मैंने आपको नाम गिनवाए हैं। और बाकी जो परचून में रिटेल में जो है, मुबारिकपुर है, विहाड़ी है, उसके बाद 2 चक उकाड़ा है, सराय सद्दू में है, इसके बाद ये सुई गांव मतलब तरगढ़ में आबाद है। ये तमाम के तमाम फिर आगे छोटे छोटे कुंबे आबाद हो गए, और कुछ 150 घर अभी तक दुनियापुर में कायम है, जो वहाँ से माइग्रेट नहीं हुए हैं। उन्होंने ये फैसला कर दिया हम यहीं रहेंगे, और वो लोग बड़े फायदे में रह गए। उसके बाद जी दूसरा सिलसिला जो मैंने आपको बताया सिराजी रशीद वर्मा की, वो मेरा दूसरा चैप्टर है, मेरे पास तैयार है, दूसरे घर में रखा हुआ है। उसको अगले उसके अंदर मैं आपको फ्लोर कर दूंगा। ये 100 पुस्तकों का आपको मैंने ये दे दिया है। ये इससे पहले भी एक्सप्लोर हो चुका है, लेकिन उस वक्त इतना डिटेल से नहीं था, टाइम हमारे पास कम था। आज इसके ऊपर हम काफ़ी बहस कर चुके हैं। उसके अलावा इस गाँव के बड़े बड़े कारनामे ये हैं, इसने आते वक्त एक तोप बना ली थी,
कलमी शोरा वगैरह कहीं से ला के ऐसा ना हो कि इस पर अटैक कर दे रात को पार्टीशन के दिनों में। गांव तो बहुत बड़ा था, ऐसा एहतमाल तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हिस्ब तकद्दम इन्होंने एक तोप बनाई है, वो ट्यूबवेल की नाल वगैरह फाड़ के, और चारों तरफ खंदक खोदी है, 4 गेट छोड़े हैं, और घोड़े ऊँटों पर पेट्रोलिंग होती थी रात के वक्त कि कोई ऐसा ना हो कि हमला आवर हो जाए, हमें नुकसान हो जाए या उसका नुकसान हो जाए। उसके अलावा इस गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े आदमी हुए हैं। ये जो जंगी आज़ादी सन 58 की, इसमें कोई 425 आदमी हमारे यहाँ से गए हैं, जिसमें कोई 20-22 आदमी शहीद हो गए थे। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगी आज़ादी की तहरीक थी, उसमें सरे फहरिस्त ये बलियाड़ी गाँव था इसका। उसके अलावा इस गाँव के अंदर तकरीबन 80% अफराद फौज से मुंसलिक थे, फौज के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे थे। उस वक्त बड़ा ओहदा सूबेदार मेजर का ही होता था। ये कैप्टन लेफ्टिनेंट वगैरह तो ये तमाम अंग्रेज़ों के रैंक होते थे, और बहुत ज़्यादा जेसीओज इसके अंदर थे जो कि बड़े बड़े मतलब है। और उस वक्त याद रखना कि सूबेदार का इतना बड़ा स्केल होता था कि मेरा ख्याल आज हमारे मुल्क में किसी आदमी को इतनी तनख्वाह नहीं है। एक सूबेदार की 135 रुपये तनख्वाह होती थी, 15 रुपये तोला सोना था, यानी हर महीने एक सूबेदार की तनख्वाह में 9 तोले सोना आ जाता था। और आज 9 तोले सोना 20 लाख से ज्यादा का है, आप रोजाना टीवी पे देखते हैं। इसका मतलब है एक सूबेदार को 20-21 लाख रुपए महाना मिलते थे। आज यहाँ इमेजिन कर लें, न सदर की इतनी तनख्वाह है, न वजीर आजम की है, न किसी गवर्नर की है, न किसी इंजीनियर की। ये उनका स्केल था। और सिपाही का 1 तोला सोना था, 15-16 रुपये उसको मिलते थे। वो भी आप अंदाजा लगा लें 2.25 लाख रुपए। इसका मतलब है सिपाही की भी तनख्वाह थी। और हम सोने से कंपेयर कर सकते हैं, और अजनास में तो इतना अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि इंटरनेशनल रेट होता है, तो इसलिए लोग बड़े खुशहाल थे। जो बचे खुचे लोग होते थे, फौज में नहीं होते थे, वो थोड़ा बहुत जुर्म करते थे, माल मवेशी वगैरह हिंदुओं को ला के उसको जमा करके खा जाते थे, और उसको खरीदो फरोख्त का सिलसिला नहीं करते हैं। बस ये तो बुरी हैबिट है। चोरी तो किसी भी कौम की हलाल नहीं होती, वो नहीं करनी चाहिए। तो कोई 10% लोग ऐसे थे जो ऐसा काम भी वहाँ करते थे। उसके बाद इस गाँव के बड़े कारनामे हैं। जिस वक्त ये जंग आज़ादी हुई है तो एक कर्नल जार्ज आ गया है, तो कर्नल जार्ज ने वहाँ के एक बहुत बड़ा मोर्चा खोदा है, और वहाँ से फिर उसने फायर किया तोप का। लेकिन उससे पहले हमारे खिदरी नाम का एक तोपची फौज से रिटायर होकर तोप लेकर बलियारी गाँव में आ चुका था। अच्छा। उसने साउंड के ऊपर फायर किया, आवाज पर, और दोनों गोले आपस में टकरा गए। आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा कोई अच्छा तोपची आज तक पैदा नहीं हुआ किसी मुल्क में जो कि साउंड के ऊपर आवाज पे फायर करे और इतना एक्यूरेट हो कि उसका गोला जो आ रहा था उसके गोले से गोला ऐसे बिल्कुल सामने से टकरा गया। तो उसको खिदरी कमांड, उसकी आसौलाद को, वो हिंदू था, वो हिंदुस्तान में ही है, वो था तो फौज का ही हवलदार होगा या कुछ होगा, लेकिन वो चूंकि आ गए थे, बागी हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज तो बगावत कहते हैं, हम उसको जंग आज़ादी का नाम देते हैं, तो 1857 में लड़ी गई। उसके अलावा इस गांव के अंदर क्या कहते हैं, पंचायत का निज़ाम बहुत अच्छा होता था। गरीब आदमी के लिए काफ़ी उसमें गुंजाइश होती थी, बड़े बड़े बंगले और बहुत बड़ी बड़ी वो बनी हुई थी बैठक वगैरह। उसके अंदर गरीब आदमी किसी भी कौम का या किसी भी मज़हब का होता था, वो आ जाता, उसको इंसाफ मिलता था कि उसको कोई उसके साथ हक तलफी नहीं की जाती। उसके बाद अभी भी इस गांव के अंदर हमारा ब्रिगेडियर सिद्दीक हुआ है, कई मेजर हैं, कई कर्नल हैं, 5-6 हमारे MP हैं, MNA हैं, अभी भी बारी बारी वो आते रहते हैं। ये जो आपने देखा होगा राव हाशिम है, ये कई दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुका है, पीपल पार्टी में था, बहुत बड़ा आदमी है। मेजर मोहम्मद हुसैन था, ब्रिगेडियर सिद्दीक सितारा ज़रूरत था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत काबिल। उसका बेटा कर्नल मुजीब है, ये भी बलियाली से है। एक राणा इकबाल था, उसका मर्डर हो गया, उसके बेटे ने गोली मार दी पीर महल के पास, वो नून लीग का सिटिंग MP था। इसी तरह दुनियापुर के अंदर कंवर यासीन पहले भुट्टो के दौर में वो MP रहा है। बहुत बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये लोग फायद रहे हैं। पहला वकील जो इसमें बना था शायद पूरे मुसलमानों में या कम से कम हरियाणा के अंदर, वो हमारा बलियारी गाँव का ही था, और उसको ये फ़ख्र हासिल है कि वो सबसे पहला वकील हुआ। उसके बाद इसके अंदर अभी आखिरी जो मैं आपसे बता रहा था, वो जो लड़का है वो तकरीबन 100 पोस्ट के बाद आरम सुहेल है, मुल्तान में सेटल है, और मेरे अंदाजे मुताबिक जनरेशन में सबसे कम उम्र का या छोटे नाते पे वही बच्चा है, बाकी उससे सब बड़े बड़े हैं। तो इस लिहाज से इस सिलसिले को मैंने तैयार किया है जी। इसके अंदर अभी भी कोई मेरा ख्याल है कोई गलती की गुंजाइश तो मैंने नहीं छोड़ी है। कुछ ये कारनामे वगैरह मैंने लिखे भी हैं जो उसने किए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ ये गोत राजस्थान में हुकूमत करता रहा है,
उसके बाद दिल्ली में इसकी हुकूमत रही है। उसके बाद 15-20 ऐसे हैं किले जिसके ऊपर इन तूरों की लगातार हुकूमत रही है, और सबसे बड़ी हुकूमत मैंने बताया दिल्ली में रही है। उस जमाने के अंदर हुकूमत महदूद होती थी, एक एक सूबे में होती थी, इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती थी। तकरीबन 465 रियासतें थी, उसमें से 450 रियासत सिर्फ राजपूतों की थी, और बाकी कुछ सिखों की या जट्टों की भी थोड़ी बहुत 15-20 रियासतें थी। तमाम का तमाम जो था ये, इवन कि अंग्रेजों के वक्त में भी इन हिंदू राजों का अपना कानून चलता था उस रियासत के अंदर। सिक्का या कोई मरकजी जो मामलात होते हैं ये तो थे अंग्रेज के पास, बाकी तमाम मामलात जो थे वो खुद उस रियासत का जो राजा होता था, मुसलमान राजा है या हिंदू राजा है, वो तमाम उसका अपना कानून होता था। और कम से कम 2-2, 3-3 बटालियन उसके पास फौज, जैसे कि भावलपुर का नवाब था, इसके पास 3-4 बटालियन फौज थी, इस तरह हर राज्य के पास। उसके बाद ज़राई इस्लाहात हुआ है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं हुई है, तो वहाँ ज़राई इस्लाहात होगी। वो जितने राजे वहाँ थे उनका रकबा तकसीम करके कोई 12-12 एकड़ सब में तकसीम कर दिया है। उनको एक बहुत बड़ी एक पेंशन की तरह एक बहुत बड़ा वजीफा मिलता है, और उनको एजाजी ओहदे दे दिए हैं। ये एजाजी कर्नल है, ये ऑनरेरी वो ब्रिगेडियर है, उनको दे दिए, और हॉट लाइन पर वज़ीर आज़म से बात कर सकते हैं। लेकिन रकबा उन्होंने तकसीम कर दिया है ताकि मुल्क ज़रखेज़ हो और मुल्क की जो पैदावार उसमें इजाफा हो और बढ़ती आबादी को मीट कर सके। हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा बंदोबस्त नहीं हुआ है, थोड़ा भुट्टो के वक्त में कुछ ज़मीनों का चक्कर चला था, उसमें भी लोगों ने अपने नवास और पोतों के नाम लगवा दी थी। मेरा ख्याल अभी भी जो बड़े ज़मींदार हैं वो उतनी ही ज़मीन लिए बैठे हैं, और अगर ये लैंड रिफॉर्म हो जाती तो शायद हमारा मुल्क भी खुशहाल हो जाता। ये तो खैर मुल्की मामलात हैं, खुदा करे कोई ऐसी हुकूमत आ जाए वो इस किस्म की इस्लाहात कर डाले। मौजूदा तो आप हालात देख ही रहे हैं कि बड़े दिगरगू हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आजकल हो रहा है। तो ये सिर्फ एक आपको तायराना निगाह में एट ए ग्लांस आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। वैसे तो अगर एक एक राज्य की स्टोरी को अलग अलग लिया जाए, एक हमारा ये राजा चकूराज था, ये परिंदों की ज़बान समझता था, ये एक अलग सी बात है। हालांकि आम आदमी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे, तो ये परिंदों की ज़बान हमारा एक राजा चकूराज यहाँ लिखा हुआ होगा, आपने देखा होगा। जी हाँ, जी हाँ, ये परिंदों की ज़बान समझा करते थे, और बड़े बड़े इसमें बहादुर लोग होकर गुजरे इस गोद के अंदर। और अभी भी इसमें दिल्ली में और हरियाणा के इलाके के अंदर जो मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, वो अभी तूर वहाँ पाए जाते हैं। बाकी जो मुसलमान तमर थे, तूर थे, वो तमाम माइग्रेट होकर यहाँ आ गए हैं, और मोस्टली ये आपको जो मिलेंगे वो इस मुल्तान डिवीज़न में है। मुल्तान डिवीज़न से मुराद ये है पाकपट्टन है, साहिवाल है, उस वक्त ये भी डिवीज़न में शामिल था। मैलसी, बिहाड़ी, लोधरा, कबीरवाला, बस्ती मलूक, पाकपट्टन, ये तमाम इलाके के अंदर ज़्यादातर ये सेटल है। इक्का दुक्का लोग कोई सिंध चला गया किसी वजह से, या कोई सरगोदा की तरफ, वरना ज़्यादा जो लोग हैं ये तवर गोद के ये मुल्तान डिवीज़न में आबाद है। तो ये था जी इसके सिजरे के बारे में। अब इस सिजरे को ये कर रहा है, इसके वालियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे एक पहला वालियम होगा जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से लेकर बाबा आदम अलैहिस्सलाम तक होगा। अच्छा रसम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप इस सिजरे पे किताब भी लिख रहे हैं। इसकी सिजरे किताब इस तरह लिखी जाएगी ना जी कि जहाँ कहीं जिस गांव का जिक्र आएगा उस गांव के मशहूर आदमी को वहीं मेंशन कर दिया जाएगा। जहाँ बलियाई गांव का जिक्र आएगा तो जो यहाँ की बजाय फिर उस किताब में भी वो पढ़ लेगा, और उसके पास बलियाई का एक छोटा सा बारीक रेप्लिका साइज का एक सिजरा जो सिर्फ एक गांव के लिए होगा, वो फोल्ड करके और उसके अंदर चस्पा कर दिया जाएगा हर गांव का, तो उसमें हो जाएगा। लेकिन बड़ा जो है ना, अगर देखने के लिए हो वो तो इससे भी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि काफ़ी मोटी मोटी लिखाई हो कंप्यूटर पे, और कम से कम वो 50 या 100 गज से नज़र आए हर नज़र के आदमी को। जैसे मेरी भी आई साइट थोड़ी कमज़ोर है और अभी ये फीका पड़ गया है, इसको तकरीबन 2-3 साल बने हुए हो गए हैं, इसको फिर दोबारा ताज़ा करेंगे और किसी अच्छे कातिब से, और रन इसको उसी वक्त कराएंगे कंप्यूटराइज जबकि वो मेरी किताब पब्लिश हो रही होगी, उस वक्त इस मेन सिजरे को भी और उस किताब को भी इनकी रूनमाई वगैरह इंशाल्लाह करेंगे। ये यूँ समझ लें कि ये रफ मटीरियल है और ये इब्तदाई बुनियादी काम हो चुका है, काट छांट इसके अंदर और मजीद नहीं होनी, सिर्फ इसको उजागर करके फाइनल है। इसमें अभी गलती की गुंजाइश तो इंसान के साथ गलती तो लगी हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अपने नाक़िस ज़हन के मुताबिक इस सिजरे में कोई तब्दीली की गुंजाइश कम से कम नहीं, किसी नाम में, किसी तरतीब में, किसी मज़हब के मामले में कहाँ मुसलमान हुए हैं। ये हमारा राजा बिंजा पहले मुसलमान हुआ है, उसका बेटा, दरअसल कहानी ये हुई थी, राजा बिंजा भी हिंदू था, उसका बेटा था हमीर थे, उसको बाद में मुसलमान होने के बाद हमीद, उसको मुग़ल बादशाह ने खूबसूरत बच्चा था उसको उठा के ले गए,
वहाँ रखा है। मुसलमान मजहबी से जाना था, फिर छोटा बच्चा था, वहाँ से आ गया। जब वो गाँव में आया है तो उसका जो ताया था, जो राजा कामा, जिसकी औलाद अभी भी वहाँ हिंदू है, उसने तामन्नी किया है कि तुम मुसलमान हो गए, तुमने दीन। उसने बड़ी बड़ी मिन्नतें की हैं कि कोई बात नहीं ताया जी, अंकल जी, कोई बात नहीं है, चलो मैं हो भी गया हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपका भतीजा। लेकिन वो जालिम नहीं बाज आए हैं, और शायद उसी बद्दुआ की वजह से मेरा ख्याल है कि उनका आगे इजाफा नहीं हुआ है, उनके कोई 50 घर रह गए हैं। फिर इस हमीर दे का नाम, इस्लामी नाम हमीद रखा गया। तो फिर जब ये बेटा मुसलमान हो गया, जिसका बाप अभी जिंदा था, राजा बिंजा, लिहाजा राजा बिंजा पहला मुसलमान हुआ है, और ये गांव सन 1404 में आबाद हुआ है। आज इसको 619 साल बड़ियाली गांव को आबाद हुआ है। राजा बाम ने इसको बसाया था वो 1404 ईस्वी में, और अभी 2023 है, लिहाजा 619 वर्ष इस गांव को आबाद हुए हो गए। बहुत पुराना गांव है ये, और इजाफा आबादी के लिहाज से जितना इजाफा इस गांव में मैंने नोट किया है, इतना मेरे ख्याल और किसी गांव में नहीं था। बहुत इसका इजाफा हुआ है। और इस वक्त सब एंड पे आप इस शजरे का एंड करते किस शख्सियत पे आके, किस बच्चे के नाम से? अभी जो बच्चा मैंने आपसे पहले बताया था कि जो मेरी अक्ल फहम के मुताबिक जो बच्चा है, जो मुझसे अभी छठी पुश्त पे है, हाँ जी, ताहियात, हाँ जी, उसका नाम है अपना अरम सुहेल, उस बच्चे का नाम, मुल्तान में सेटल है। उसका भाई घर यही मेरे साथ ही, लेकिन अब उसका बाप वहाँ शिफ्ट कर गया। उसके दादे की भी वही वो मुलाजमत है फौज, उसमें सोल्जर बोर्ड में। और ये अरम सुहेल भी का वालिद जो है राणा सुहेल, ये भी अच्छे ओहदे पे इंजीनियर है। तो अब इसे शादी कभी पे आते रहते हैं, लेकिन सबसे जो छोटी पुश्त है वो अरम सुहेल है, जो कि राव सुहेल का बेटा है। तकरीबन 100 पुश्त पे ये आ जाता है। कहाँ से? राजा ऋषि बर्मा से, न कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। वो फिर आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका हर एक ने जितना कुरान शरीफ से या किस्सुल अंबिया से मिला है, जैसे रसूल पाक का हिजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, एक सायरा और एक हाजरा। बीबी हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक का हिजरा चला गया, और जो सायरा थी उससे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उसके 2 बेटे हुए, एक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और एक ऐस चूँकि नबी नहीं हुआ है, चल वो दिल बर्दाश्त होकर आ गया हो। अब नबी तो अल्लाह ने बनाना है, ये कोई अपॉइंट मैं तो नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे वो जिम्मेदारी सौंप देता है। इस वजह से आ गया, या वैसे ही लोग शिफ्ट करके आ जाते थे छोड़ के इलाकों को। तो फिर वो यहाँ इसमें रशिया में आ गया है, रशिया से फिर वो पहली पुश्त में या दूसरी में यहाँ इंडिया में आ गया। जैसा कि आर्या कौम आई थी, आर्या कौम आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ये आर्या कौम यही राजपूत ही थे, तो यहाँ के राजपूत कहलाए हैं, जाट कहलवाए हैं, पर ये आर्या कौम है। और ये आर्या कौम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आई, बल्कि जर्मनी तक गई है। ईरान आर्यान से निकला है, आर्यान यानी आर्याओं का, उसको आजकल हम ईरान कहते हैं। इसी तरीके से यूनान है, ये मगरबी जर्मनी है। ये जो नाजी आर्मी थी, इसमें भी लोग कहते हैं, मैंने कई जगह पढ़ा था कि वो इसी आर्या की औलाद है। बहुत अच्छी आर्मी थी ये नाजी आर्मी, पूरी दुनिया को सड़े चबा लिए थे। सिर्फ 2 छोटे छोटे मुल्क थे, जर्मन और जापान, फिर उनमें इटली था, इटली बाद में अलग हो गया था। पूरी दुनिया का मुकाबला इन दोनों मुल्कों ने किया। अगर एटम बम न गिराए जाते जापान पर, तो पूरी दुनिया को दीमक की तरह चाट गया। लेकिन चूँकि एटम बम उन्होंने गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी पे, जिससे सीज फायर हो गया, लिहाजा वो मेनली ये 2 ही मुल्क लड़े पूरी दुनिया के साथ, एक जर्मनी और एक जापान। तो इसमें जर्मनी में जो है, यहाँ मेरे एक अंदाजे के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक आर्या कौम गई है, और वो आर्मी से मुंसलिक हुई है और बड़ी बहादुरी से लड़ी है। हिटलर की कहानी फिर आपने सुनी होगी। हिटलर उस नाज़म आर्मी का जो था, नाजी आर्मी का सरबराह था, और बहुत लड़ा है। और बाद में तो फिर उसका इंजाम हिटलर का भी बहुत बुरा हुआ है, उसकी लाश भी नहीं मिली लोगों को। तो इस तरीके से ये इसकी बहादुरी के अतबार से ये कौम है। बाकी सभी कौमें बहादुर होती हैं, मुसलमान तो बताते खुद ही बहादुर होता है, उसकी बुज़दिली नज़दीक से भी नहीं गुजरती है। बहर इस राजपूत को चूँकि इसलिए इसने पूरी ज़िंदगी हुकूमतें की हैं, हुकूमत का तमाम हिसाब किताब संभाला है, इसलिए इसको तारीख़ ज़रा अच्छे अल्फाज में याद करती है। और जो आम मेरे जैसे आदमी है, उसके लिए थोड़ा तारीख़ को मुश्किल हो जाता है, उसको भांपना परखना। तो इसलिए इसके अंदर राजपूत कौमों का आपको मैंने इसी तरह दिखाया है, लेकिन सिर्फ तवरगोत। इन पे जो है रोसब अलहदा हम जो वीडियो बनाएंगे, जो गोते हैं अलहदा। जी हाँ, तो क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, तो यहाँ मैंने तहराना निगाह में किया 100 गोत, तो अगर गिनाना शुरू करूँ तब भी घंटा लग जाता है। उनकी बातें तो बाद की बातें हैं, तो इसलिए इसको इसी पे वाइंड अप कर देते हैं। और तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
राव साहब ने, ये रिटायर सूबेदार साहब हैं, इन्होंने आपको बहुत अच्छा गाइड किया। इसी के साथ मैं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।